तो वेक्टर के इस सीरीज में अब तक हमने वेक्टर को जोड़ना सीख लिया, दो वेक्टर्स को, और एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को घटाना सीख लिया। दैट मीन वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन हम सीख चुके हैं। अब बारी है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को बेसिकली हम तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लोग अलग तरह से इसे कैटेगराइज करते हैं। तो फिलहाल हमें मुद्दे से मतलब है, फिलहाल हम इसे सबसे पहले तो तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। एक तो अगर वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है, किसी भी वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई किया जाता है विथ नंबर्स, हम नंबर के साथ उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मान ले किसी रीजन में एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, सो एक फोर्स एक्ट कर रहा है F, आपसे कहा गया जो फोर्स यहां पर अप्लाई हो रहा है उसका डबल फोर्स अप्लाई करें। तो यहां पर क्या करेंगे आप, यहां पर इसी फोर्स को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये एक एग्जाम्पल हो गया। अगर इसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट मान ले कि कहा गया 2 से मल्टीप्लाई करें एक फोर्स को, तो आपको क्या मिलने वाला है। अगर आप एक फोर्स को डबल कर देते हैं तो उसका जो आउटपुट होगा, जो डबल करके बनेगा, वो क्या बनेगा, वो तो फोर्स ही होगा। दैट मीन अगर इसके नेचर की बात करें, आउटपुट जो बनेगा उसके नेचर की बात करें तो वो होगा एक वेक्टर क्वांटिटी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। और साथ ही साथ ये कैसा वेक्टर होगा, ये सेम वेक्टर होगा। फोर्स को 2 से मल्टीप्लाई करे तो आपको फोर्स ही मिलने वाला है, आपको मोमेंटम नहीं मिलने वाला है। और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा, सेम डायरेक्शन होगा। क्यों सेम डायरेक्शन होगा, आपसे कहा गया फोर्स को दुगना करे, डबल करे। तो जब आप फोर्स को डबल करेंगे तो क्या अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, नहीं, आप उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, उसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। तो ये तो एक तरीके का मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब अगर दूसरे तरीके का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं तो हम कहेंगे विथ स्केलर्स। अगर हम एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर क्वांटिटी से, तो ये भी एक तरीका हो गया मल्टीप्लिकेशन का। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका कि अगर मान ले कि कहा गया कि एक ऑब्जेक्ट एक सर्टेन मोमेंटम से मूव कर रहा है। हो सकता है ये सारी चीजें आपके लिए अभी क्लियर ना हो क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हैं 11th के, मोस्ट प्रोबेबली, तो कुछ कुछ चीजें हो सकता है क्लियर ना हो। धीरे धीरे ये क्लियर हो जाएगा। जितना आप समझ पा रहे हैं समझे, जितना याद रखना चाहते हैं याद रखें। तो मान ले एक पार्टिकल एक सर्टेन मोमेंटम से मूव कर रहा है, इस पे एक फोर्स लगा, आप इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स है मान ले F, और ये आप डेल्टा T समय तक ये फोर्स लगा रहे हैं, इतने समय तक फोर्स लगा रहे हैं। तो चूंकि हमें पता है कि फोर्स जो होता है, ये फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। दैट मीन हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यूनिट टाइम में मोमेंटम में कितना चेंज होगा वही होता है फोर्स। अगर फोर्स कांस्टेंट रहे तो, कांस्टेंट फोर्स की हम बात कर रहे हैं। तो इस स्थिति में आप देखें, अगर फोर्स को आप टाइम के साथ, कितनी देर तक वो फोर्स अप्लाई किया उस टाइम के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा चेंज इन मोमेंटम। तो ये एक एग्जांपल हो गया कि चेंज इन मोमेंटम जो है ये बराबर होता है, हम क्या कर रहे हैं देखें, फोर्स को एक वेक्टर क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं टाइम के साथ। ये टाइम क्या है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये एक ऐसा एग्जांपल हो गया जब हम एक वेक्टर को एक स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर इसके नेचर को देखें, जो आउटपुट होगा, देखें फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसे हमने स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया तो आउटपुट हमें वेक्टर ही मिलने वाला है। सो आउटपुट जो है उसका जो नेचर होगा ये होगा वेक्टर क्वांटिटी। साथ ही साथ देखिए जो वेक्टर हमें मिल रहा है, हम एक स्केलर को जिस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, हम टाइम को किस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, फोर्स वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे। आउटपुट जो है क्या ये फोर्स है, नहीं, ये फोर्स नहीं है, ये चेंज इन मोमेंटम है। तो यहां पर आपको जो वेक्टर मिलने वाला है आउटपुट में, ये सेम वेक्टर नहीं होगा, ये डिफरेंट वेक्टर होगा। सो डिफरेंट वेक्टर हमें मिलने वाला है और इसका जो डायरेक्शन होगा ये सेम डायरेक्शन होगा। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो इसी डायरेक्शन में होगा। भले ही फाइनल मोमेंटम उस डायरेक्शन में ना हो, ये आपका इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, चेंज इन मोमेंटम अगर इस डायरेक्शन में होगा तो फाइनल मोमेंटम कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में होगा। तो ऑब्जेक्ट मान ले यहां तक पहुंच गया, फिर आप देखेंगे इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा,
कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में होगा। ऐसा ही होना चाहिए। एक ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, आप अगर इस पे कॉन्स्टेंटली इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो कुछ देर बाद आप देखेंगे वो जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो ऐसा ही होना चाहिए। सो इसका जो डायरेक्शन होगा चेंज इन मोमेंटम का, फाइनल मोमेंटम का नहीं, चेंज इन मोमेंटम का, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम इसके बराबर है, फाइनल मोमेंटम इसके बराबर नहीं है। तो चेंज इन मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा ये सेम डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई हो रहा है। सो ये दूसरा एग्जांपल हो गया कि जब हम स्केलर क्वांटिटी के साथ एक वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका जो तीसरा कैटेगरी है वो एक स्पेशल कैटेगरी है कि जब एक वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक वेक्टर के साथ। ये बहुत स्पेशल है, इसी पे आपको सबसे ज्यादा डिस्कस करना है, आपको सबसे ज्यादा पढ़ाई करना है इसी पे। ये जो है ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। दो वेक्टर्स जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए एक वेक्टर को हम वेक्टर के साथ जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये दो तरह का होता है। एक तो होता है डॉट मल्टीप्लीकेशन, सो डॉट मल्टीप्लीकेशन, और दूसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। एक ही वीडियो में ये पूरी तरह से सीख जाना ये असंभव है, तो हम इस वीडियो में सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं कि ये दोनों भी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन का ही कैटेगरी में आता है। हम सिर्फ कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। हो सकता है जिन चीजों के बारे में हम बात करेंगे वो आपके लिए बिल्कुल नया हो, तो उम्मीद न हारे, आगे चल के हम और भी इस पर डिस्कस करने वाले हैं, काफी डिस्कशन होने वाला है। फिलहाल तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे कि इसका अगर एक एग्जांपल देखें तो जो वर्क डन होता है, आप शायद 9th में ये पढ़े होंगे कि वर्क डन जो होता है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है, लेकिन बेसिकली ये होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एक स्पेशल प्रोडक्ट जिसे कि हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इसकी खासियत क्या है कि ये जो होता है ये बराबर होता है फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, इन दोनों का प्रोडक्ट, और साथ ही साथ इन दोनों के बीच अगर थीटा एंगल हो तो कोसाइन ऑफ थीटा को आपको मल्टीप्लाई करना होगा। और इसका जो आउटपुट होगा, ये आउटपुट देखिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होता है। किसी भी दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट होता है, यहां पर डॉट मल्टीप्लीकेशन अगर हो, तो आउटपुट हमेशा हमें स्केलर क्वांटिटी मिलने वाला है। तो आउटपुट में हमें मिलेगा स्केलर क्वांटिटी, ये इसका नेचर है देखें। और जब ये स्केलर क्वांटिटी है तो सेम वेक्टर या फिर डिफरेंट वेक्टर है, ये सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि ये है ही नहीं वेक्टर, ये तो स्केलर क्वांटिटी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे कि टॉर्क जो होता है, ये होता है फोर्स अगर आप लगाते हैं, मान लेते हैं कि एक इस तरह का ऑब्जेक्ट है, एक रॉड है, ये रॉड जो है इस पॉइंट पे हिंज्ड है ताकि ये ऐसे घूम पाए। अब क्या है, आप फोर्स लगा रहे हैं कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में। तो इस केस में जिस पॉइंट में फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहां पर इस पॉइंट के थ्रू आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिस पॉइंट के अबाउट ये घूम रहा है, दैट मीन जहां पर इसका एक्सिस पार कर रहा है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये टॉर्क। तो हम यहां से कहेंगे ये है आर क्रॉस एफ। अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें तो आप पाएंगे ये बराबर होगा इसका मैग्नीट्यूड, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि है आर, इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि एफ है, इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच जो एंगल है। सो यहां पर ये जो एंगल है इन दोनों के बीच, ये एंगल मान ले थीटा है। यहां पर देखें इसका जो आउटपुट होता है टॉर्क जो है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमें आउटपुट जो मिलता है ये मिलता है एक वेक्टर क्वांटिटी। और इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर होता है, ध्यान से देखें, ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर बिल्कुल अलग वेक्टर है। तो हम कहेंगे हमें आउटपुट में डिफरेंट वेक्टर मिलता है, डिफरेंट वेक्टर। और इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ना तो इस डायरेक्शन में होगा ना ही इस डायरेक्शन में होगा। यहां पर देखें ना आर के डायरेक्शन में होगा ना एफ के डायरेक्शन में होगा, ये एक स्पेशल डायरेक्शन में होगा। ये आर और एफ दोनों पे परपेंडिकुलर होगा।
तो अगर इस स्क्रीन के प्लेन में F एक्ट करे और R का भी डायरेक्शन इसी स्क्रीन के प्लेन पे हो, तो फिर इसका जो डायरेक्शन होगा R क्रॉस F का, वो होगा स्क्रीन से नॉर्मली आउटवर्ड्स हमारे तरफ। जो भी है, इन सब चीजों पे हम आगे काफी बात करेंगे। फिलहाल के लिए इसका जो डायरेक्शन है ये मैं लिख दे रहा हूं, ये डिफरेंट डायरेक्शन होगा, सेम डायरेक्शन नहीं होगा, डिफरेंट डायरेक्शन होगा जो आउटपुट होगा, दैट मीन टॉर्क का जो डायरेक्शन है। तो इस तरह से हमने देखा कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की अगर बात हो तो हम इसे बेसिकली 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। कांस्टेंट नंबर के साथ हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी के साथ हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर वेक्टर क्वांटिटी के साथ हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जबकि वेक्टर क्वांटिटी के साथ हम इसे 2 तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक को डॉट मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है, दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। आगे हम इन सब चीजों में और भी काफी बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियोस में हम इन्हीं सारे टॉपिक्स पे डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।